अब कल से प्रतिदिन आप सभी को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तारा के बारे में कल पढ़ लिया था, और मनोकल्पित नक्षत्र कैसे ग्रहण करना है इसके बारे में भी आप सभी को बता दिए थे, है ना। जी मनोकल्पित गुरुदेव। नक्षत्र है, वो सब के बारे में भी हमने बता दिया था कि उसको ग्रहण करें तो कैसे ग्रहण करें, ठीक है। आय लेना है तो आय कौन सी ले, ठीक है। अब शास्त्रों में तो कथन है आय के विषय में, ठीक ना। आय के विषय में शास्त्रकार क्या कहते हैं, आय के विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए वृष आय जो है श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों के लिए वृष आय जो है श्रेष्ठ है, ठीक है। और इसके बारे में श्लोक मिलता है आपका वास्तु रत्नाकर के पृष्ठ संख्या 46 पर, ठीक है। वास्तु रत्नाकर के पृष्ठ संख्या 46 पर कहते हैं ब्राह्मणाय ध्वजम दत्तात् सिंहे दद्दात् क्षत्रिय। जो आय है वो जो ग्रहण करना चाहिए वो ब्राह्मणों को ध्वज आय, ठीक ना। ब्राह्मणों को ध्वज आय, सिंह आय जो है क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ है। वैश्वस्तु विश्व तु वृषम, वैश्य यानी कि विपणी व्यापार इत्यादि के लिए जो भी वर्ग हैं, जो बिजनेस वर्ग के हैं, उनके लिए वृष आय ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। दद्दात गजम शूद्र, शूद्रों के लिए गज आय, ठीक है। चर्मकार गृहे धूम, जो चर्मकार हैं उनके लिए धूम्र आय ग्रहण करना चाहिए। स्वानोपी रजकस्य वै, जो रजक जाति के हैं, ठीक ना, उनके लिए स्वान आय श्रेष्ठ माना गया है। खरो वेश्या गृहे दद्दात, जो वैश्यालय वेश्यावृत्ति वाले हैं उनके लिए जो पिंड बनेगा, ठीक ना, वेश्य गृह के लिए वह जो है खर आय को ग्रहण करना चाहिए। ध्वांछ अन्यत्र जाति से, ठीक ना। और जो ध्वांछ आय है वह बाकी सभी जातियों के लिए, ठीक है। जो हमारा पिंड के लिए जो चौड़ाई लेनी है या लंबाई लेनी है उसको हाथ में मापते हैं, है ना, हाथ में मापते हैं। और वो हाथ लेना कैसे है, अनामिका जो उंगली है हमारी उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है अनामिका का, वहां से लेके जो हमारी केहनी होती है ना, कोहनी, वहां तक, ठीक है। यही जो है सो हमको ग्रहण करना है, ठीक है। जी ठीक है बाबा। ना। हाँ, चलिए बार के बारे में बताए हैं, ठीक है। जो बार कर्म है, ठीक ना, वह कौन कौन से वार सौम्य वार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह जो है हमारे सौम्यवार के अंतर्गत आते हैं। रविवार, मंगलवार और शनिवार यह जो है क्रूरवार में है, ठीक है। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग आपसे डिस्कशन करें, हैं, फिर हम आते हैं, ठीक है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट समय दीजिएगा।
हो गया। तो मुझे कितना आया था वो पता नहीं। पैकिंग मिला, पता नहीं है, देखिए ना क्या हुआ मेरा। नमो नमः भगवान सभी को। जी नमो नमः। सभी को नमो नमः। नमो नमः नमो नमः जैसे 6 और 7 का जिसके पास अगर वास्तु का रिकॉर्डिंग हो तो वो ग्रुप पे डाल देना वास्तु वाले पे, क्योंकि मैं लेट हो गया था, किसी कार्यवश नहीं जुड़ पाया था 7 को।
भगवान रिकॉर्डिंग तो क्या है कि ग्रुप में ही आएगी, किसी के पास थोड़ी आएगी स्पेशल, वो तो ग्रुप में बट डलेगी जब वास्तु रिकॉर्डिंग वाले में डालेंगे नहीं तो। दिखा। तो अभी डाल ही नहीं है शायद, डालेंगे तो अभी पता नहीं। महेश जी, भगवान वो यूट्यूब चैनल बता दीजिए, आप इनको यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं सारी रिकॉर्डिंग। जी, सनातन ज्ञान संस्था के वहां से देख लेना आप यूट्यूब चैनल पे। कल सर्च भगवान, मारा था लेकिन नहीं मिला, मुझे ढूंढ रहा था मैं बहुत। अपने ग्रुप पे आप रहता है तो देखना जल्दी ना, मिल जाता है। उसमें क्या है तारीख में, चल मैं मार के बता दूंगा उसमें डाली है कि नहीं डाली है, आज शाम को क्लास समापन हुई तो डाली हुई तो मैं बता दूंगा, है ना, मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, है ना। धन्यवाद। ठीक हो गया। अभी गुरु जी का आगमन नहीं हुआ है क्या? भगवान आगमन हो गया लेकिन गुरु जी चले गए, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए बोल नहीं सकते। या तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो ठीक रहे, जब तक गुरु जी ना आए। गुरुदेव नहीं जुड़े हैं क्या भगवान? गुरुदेव जुड़ गए भगवान, वो लिफ्ट हो गए, थोड़ा सा फोन आ गया इसलिए। या तो रिकॉर्डिंग बंद करवा दो थोड़ी देर के लिए, अच्छा रहेगा। संभव नहीं भगवान, अब फिर दोबारा फोन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
अरुण जी भगवान, अरुण जी 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 बताएं। गुरुजी का मैसेज आया था कि उनका माइक ओपन करे। माइक बंद है। जी माइक बंद है, उनका मैसेज डाला था। देखिए चालू हो गया। नमो नमः प्रभु जी, नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव। भगवान माइके बंद कर दिया, कैसे बोलेंगे बताइए। तो हम लोग कल द्वादश जो हमारे द्रव्य हैं इसके बारे में जान गए थे। कल द्वादश द्रव्य के बारे में जी गुरुदेव। पुनः लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पुनः आप लोग नोट कर लीजिए। जो 12 द्रव्य हैं वो द्रव्य हैं वस्त्र, पहला है वस्त्र, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है पुस्तक। पहला वस्त्र, दूसरा शस्त्र, तीसरा पुस्तक, चौथा द्रव्य, स्वर्ण आदि द्रव्य। धान्य, पांचवा है धान्य। छठा वसुंधरा, पृथ्वी, छठा वसुंधरा पृथ्वी। सातवां कुटुंब, सातवां कुटुंब। आठवां विद्या, आठवां विद्या। नौवां पशु, नौवां पशु। 10वां वाटिका, 10वां वाटिका बाग बगीचा। 11 है भांड धन, यानी कि गड़ा हुआ धन। और 12वां आभूषण, ज्वेलरी, आभूषण। ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए, तो सबसे पहला कल सूत्र बताए थे सभी चीजों को निकालने के लिए, है ना। कौन सा सूत्र से क्या निकलेगा, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। आय निकालने के लिए, आय निकालने के लिए जो हमारा मुख्य पिंड है, 101 था ना हमारा मुख्य पिंड, 101 हमारा मुख्य पिंड था ना। जी गुरुदेव। कल हमारा मुख्य पिंड था 101। कैसे आया 101? जी गुरुदेव। कोई पूछेंगे नहीं कैसे आया 101 हमारा मुख्य पिंड? गुरुदेव आपने आय को जी 5 लिया गुरुदेव था, सर। कल्पित नक्षत्र को 25 लिया था। तो आय में एक घटा करके 4 से गुणा किया। हाँ, 5वीं आय लिया था और 25वां नक्षत्र हमने लिया था, मनोकल्पित नक्षत्र। ठीक है। तो जब 5वीं आय को निकालेंगे तो सूत्र बताया था ना, आय में से एक घटा के उसको 81 से गुना करना है ना। तो कैलकुलेशन करते चले जाइए तभी समझ में आएगा। गुरुजी इसमें तो 324 आया था, ये 101 कहाँ से आ गया? मुख्य पिंड 101 नहीं मिला था? नहीं वो नहीं मालूम गुरुजी। चलिए पुनः बता रहे हैं, नोट करिए। आय जो है हमने 5वीं आय ग्रहण की थी। जी 5वीं आय ग्रहण की थी ना। हाँ गुरुजी। तो 5वीं जब आय ग्रहण की थी तो 5वीं आय से सूत्र क्या बताए थे? आय गुरुजी में से एक घटा के 81 से गुना 81 से करिए। गुणा करेंगे जी। आय में से एक घटा के 81 से गुना करिए तो 5 में हाँ से फिर एक चला गया, 4 4 बचा ना। 4 जी। 4 में से एक 4 बचा, 4 को जब 81 से गुना करिएगा तो 324 प्राप्त होगा ना। हाँ गुरुजी 324 हो गया। चलिए अब वैसे ही आप सभी नोट करते चले जाइए। 25वां हमारा नक्षत्र था, मनोकल्पित नक्षत्र जो है हमारा
वह क्या था? पूर्वा भाद्रपद, जिसकी संख्या जब अश्विनी से गिनेंगे तो पूर्वा भाद्रपद 25वां आएगा ना। गुरुजी। पूर्वा भाद्रपद ही क्यों लिए थे? क्योंकि सरोज था हमारा गृहेश, जिसका नक्षत्र था शतभिखा, है ना। और इसके जो जी है गुरुजी। इसके राशि कौन हुए? शनि हुए ना। जी राशि इसकी कुंभ होगी। पंचांग देखते चलिए, पृष्ठ जी जी। संख्या 6, पंचांग पृष्ठ संख्या 6 देखते चलिए, बात समझ में आएगी, नहीं तो सिर्फ सुनते रह जाइएगा। हमने सरोज के लिए ईशान कोण में घर देखा जो कि पानीपत में है, ठीक है। इसके लिए हमको पिंड बनाना है ना। जी अब सरोज जो गृहेश है उसका नक्षत्र हुआ शतभिखा, राशि हो गई इसकी कुंभ, ठीक है। राशि से हुए इसके शनि, देखते चलिए 25वां नक्षत्र, 25वां नक्षत्र के बगल में आपको मिलेगा 24वां नक्षत्र शतभिखा, मिलेगा ना। राशि हो गया इसका कुंभ, राशि से हो गए शनि, गण क्या मिला? राक्षस। नाड़ी हो गई इसकी आदि, आदि नाड़ी है ना, पंचांग में दिया हुआ है नाड़ी आदि। बताएं भगवान, कोई बता नहीं रहा है। जी पंडित जी ब्रजेश गुरुजी। तिवारी जी, जी गुरुदेव। पंचांग खोलेंगे भगवान? हाँ पंचांग खोल लिए गुरुजी। दिखाइए जरा, वीडियो ओपन करिए अपना। पृष्ठ संख्या 6 है। नहीं ये गणेश आपा वाला गुरुजी हमें मिला, इसका पृष्ठ संख्या 12 है। यहाँ नक्षत्र इत्यादि का जहाँ विवरण है उसको देखिए। जी गुरुजी। चलिए बंद करिए माइक। महेश जी आप देख रहे हैं? जी गुरुदेव। वीडियो ओपन करिए अपना। पंडित ब्रजेश तिवारी माइक और वीडियो बंद कर लीजिए। दिखाइए जरा। महेश शर्मा जी आप दिखाइए। महेश जी प्रेजेंट नहीं करना है, आप दिखाइए सिर्फ। पंचांग कहाँ खोले हुए हैं? वीडियो ओपन करिए अपना। वीडियो ओपन करिए। नमो नमः भगवान हर्षुदत्त जी। अब सभी लोग लेफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से वास्तुशास्त्र पढ़िएगा। राघवेंद्र जी पंचांग खोले हुए हैं आप? जी भगवान। दिखाइए जरा, वीडियो ओपन करिए। सामने दिखाइए, पंचांग है आपके पास में, दिखलाइए। पृष्ठ संख्या 6, ऋषिकेश पंचांग पृष्ठ संख्या 6। हाँ यहाँ देखिए आप लोग, शतभिखा नक्षत्र, सरोज नाम का व्यक्ति है, उसका नक्षत्र कौन सा होगा? शतभिखा ही होगा ना। बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। राशि इसकी कुंभ लिखी हुई है, शनि गुरुदेव। राशि लिखा है ना, शनि। गण इसका राक्षस, नाड़ी इसकी आदि है, हैं? अब नक्षत्र संख्या जब अश्विनी से गिरना प्रारंभ करेंगे तो नक्षत्र संख्या 24 आएगा ना। बोलिए। गिनिए, गिन के जी गुरुजी आएगा। जी गुरुदेव 24। मनोकल्पित नक्षत्र हमने लिया है पूर्वा भाद्रपद, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद क्यों ग्रहण किया? हमने सूत्र में बताया है कि हमारा ग्रह मैत्री अच्छा हो जाए, ठीक ना, तो बहुत सारे दोषों का समाधान। जी गुरु। ग्रह मैत्री अगर अच्छी हो जाए, एकाधिपत्य हो जाए, तो बहुत सारे दोष जो है तो समन हो जाते हैं। हमारी तारा अच्छी है, दूसरी तारा है, ठीक ना, तो संपत्ति तारा है,
पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति तारा, है ना। जी जी भगवान। तो वो अभी जो है सो शुभ है कि नहीं। इसलिए हमने जी जी कल्पित नक्षत्र को लिया। तीसरा है मनोकल्पित नक्षत्र से जब हम गृहेश के नक्षत्र को देखते हैं तो वह जो है 9वीं तारा होती है, जो कि अति मैत्र होता है ना। तारा इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आप सभी को जी। हैं। तो यह जो है तारा भी हमारी अच्छी है, एकाधिपत्य भी है, और इसके गुण जो है वह 19 गुण मिल रहे हैं। आप मनोकल्पित नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को ऊपर रखेंगे और शतभिखा को नीचे देखिएगा बाएं तरफ, ठीक ना। तो यह जो है आपको 19 गुण दिखेगा। देखिए मेलापक प्रकरण में देखिए, मेलापक चक्र जो है वर वधु का मेलापक जैसे है, वैसे ही मनोकल्पित नक्षत्र को देखें। महेश जी माइक म्यूट करिए। हाँ, अब सुने बातों को। जो मनोकल्पित नक्षत्र हमने पूर्वा भाद्रपद लिया, उसको ऊपर वाले कॉलम में देखिए, बाएं से दाएं की ओर। और जो सरोज जिसका शतभिखा नक्षत्र है, उसको देखिए ऊपर से नीचे की ओर, बाएं साइड में, ठीक है। और इस तरीके से जहां शतभिखा नक्षत्र का कॉलम है, वहां बाएं से आप दाहिने की ओर चले जाइए, किस वाले कॉलम में, जहां पूर्वा भाद्रपद का कॉलम आ रहा है, ठीक है। वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको 19 गुण लिखा हुआ मिलेगा। मिल रहा है नीतू जी, मिल रहा है? जी गुरुदेव मिल रहा है। तो 19 गुण भी ग्राह्य है मेलापक में, ठीक है। जी नाड़ी जो है हमारा वास्तु शास्त्र के लिए नाड़ी आदि आदि का मेल जो कि शुभ होता है ना। राशिस जो है शनि शनि, यानी कि यह जो है एकाधिपत हो गया, है ना, शुभ है ये अभी, ठीक है। राशिस एक होने के कारण गण दोष समाप्त हो गया। राक्षस मनुष्य जो है वह भी समाप्त हो गया। बोलिए। जी भगवान। भकूट में भी जब हम देखते हैं तो एकाधिपत्य होने के कारण जो हमारा 8वां जो पड़ रहा है ना, वह भी जो है सो दोष समाप्त हो जा रहा है। कुंभ कुंभ एकाधिपत्य है, ठीक ना। तो यहाँ भकूट का विचार भी समाप्त हो गया। तारा देखिए, तारा जो है बता ही दिए, एक संपत्ति तारा आ रही है और अति मैत्र तारा आ रहा है, वो अभी शुभ है, ठीक है। इतना सब जब हम देख लिए तो हमारा जो मनोकल्पित नक्षत्र की संख्या हमको 25 जो प्राप्त हुई, उसमें जब एक घटा के और हम 152 से गुना करने का जो सूत्र है, तो उसको करिए आप। 24 गुने 152 3648 प्राप्त हुआ ना। जी गुरुदेव। बोलिए। और इस 3648 और प्लस में जो हम आय का गुना किए थे 81 गुना 4, 5वां आय लिए थे, एक घटा दिए, तो वह जो है हमारा 324 प्राप्त हुआ। बोलिए। जी गुरुदेव 324 हुआ, फिर 3648 टोटल जब करिएगा तो 3972 हो गया। 324 और 3648 कितना हुआ? 3972। 3972। अब 3972 में हमने सूत्र में लिखाया है कि 17 और जोड़ेंगे इसमें, तो 17 जोड़ दीजिए। सूत्र है यह 17 जोड़ने का, 152 से गुना करने का। 3989। 3972 और प्लस 17 कितना हुआ? 3989 हुआ ना जी जी। अब जो है 3989 हमारा हो गया अभिष्ट संख्या। इस संख्या में अपने छेपक से भाग देंगे, तो छेपक कितना है हमारा? 216 जो है हमारा छेपक होता है, ठीक है। 216 छेपक है। तो जब 216 से भाग दीजिएगा 3989 में, तो आपको शेष बचेगा 101। और यही 101 हमारा मुख्य पिंड हो गया, ठीक ना। यही हमारा मुख्य पिंड हो गया। जी गुरु जी।
प्राप्त हुआ सभी को? जी आ गया जी गुरु जी जी। गुरुजी मिल गया। अब यह 101 क्या वाला है पता चला? इसी गुरुजी पर 101 हमारा वो बनेगा मकान, वैपिंड। साधित पिंड। साधित पिंड बता रहे हैं, साधित पिंड बता रहे हैं। अभी हमारा मुख्य पिंड से काम है। साधित पिंड के बारे में कल चर्चा किए थे ना, उसमें छेपक जोड़ के जी अपने पिंड गुरुजी के, ठीक है ना? जी 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 गुरुजी। जी जब एक बार छेपक जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा 317। गुरु बोलिए। जी। जी गुरु जी। तो छेपक अपने, यह छेपक जो है हमारा साधित पिंड हमारे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, कोई एक बार छेपक जोड़ेगा, कोई 2 बार छेपक जोड़ेगा, कोई 3 बार छेपक जोड़ेगा। तो जो 3 बार छेपक जोड़ेगा उसके लिए साधित पिंड क्या होगा? 749। जो एक बार जोड़ेगा उसके लिए क्या होगा? 317। और 2 बार जो जोड़ेगा उसके लिए कितना हो जाएगा? 533। 533 होगा ना? जी गुरु जी 317। जी जी जी। एक बार छेपक जोड़ने पे 317। अब आपको अपने घर के लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसको ग्रहण करना है। चौड़ाई हमेशा विषम संख्या में लेनी है। ठीक है, चौड़ाई हमेशा विषम संख्या में लेंगे, लंबाई हमारी सम संख्या भी प्राप्त हो तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। जी गुरु। साधित पिंड हमारा 317, 533 या 746। जब 749, जब 749 का लीजिएगा तो 25/29 का पिंड बनेगा। 25 हाथ चौड़ाई होगी, 29 हाथ 23 अंगुल आपका चौड़ाई लंबाई होगी। ठीक ना? 29 हाथ 23 अंगुल। और जौ एक भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जौ जो है हमारा 8 बच रहा है। ठीक ना? और 8 में 25 का भाग नहीं लेगा, इसलिए एक भी जौ प्राप्त नहीं होगा। ठीक ना? 23 अंगुल जब निकल जाएगा तो आपको शेष बचेगा 1। अब उस 1 में जब 8 से भाग दीजिएगा, अब 8 से क्यों भाग दे रहे हैं? 1 हाथ बराबर होता है 24 अंगुल, याद कर लीजिए। और 1 अंगुल बराबर होता है 8 जौ। समझ गए? बात जी समझ में? गुरुजी। बात समझ में आ रही है? जी जी। चलिए, अब इस मुख्य पिंड पर हम बात करते हैं। जो सूत्र अभी बताने वाले हैं वह मुख्य पिंड पे, यह दोपहर में भी कल चर्चा हुई थी, आज रात्रि की कक्षा में भी चर्चा कर देना क्योंकि रिकॉर्डिंग आरंभ है। ठीक है, अब जो है हम अपने मुख्य पिंड पर विचार करते हैं। तो मुख्य पिंड हमारा निकालने का उद्देश्य होता है, कई सारी प्रोसेस है। मकान का आयु ज्ञात करना, उसका लग्न ज्ञात करना, वार अपने लिए शुभ ज्ञात करना कि हमारे मकान को जो पिंड बना रहे हैं उस पिंड के अनुसार हमारा मकान जो है उसको कौन सी आय, कौन सा द्रव्य मिला, कौन सा अंश मिला, यमांश मिला कि नृपांश मिला कि अक्षांश मिला। ठीक है, इन सारी चीजों को हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र है जो कल लिखवाए थे, 9 सूत्र हैं, उसको आप लोग नोट करिए। आय निकालने के लिए, आय निकालने के लिए हम अपने मुख्य पिंड में सारी क्रियाएं यहाँ मुख्य पिंड में ही होंगी। ठीक ना? यहाँ सारी क्रिया जो है मुख्य पिंड में ही होगी। ठीक है, मुख्य पिंड में ही गुना करेंगे। ये 9 चीज निकालने के लिए जो बता रहे हैं। ठीक है, आय निकालने के लिए अपने मुख्य पिंड में 9 से गुना करना है, 8 से भाग देना है। 9 से गुना 8 से भाग। ठीक है, तो यह जो है आपको द्रव्य जो है आय ज्ञात कराएगा। ठीक है, आय ज्ञात कराएगा। 8 आय होता है ना, 8 से भाग दे रहे हैं तो कौन सी आय प्राप्त हुई पता चल जाएगा। वार या दिन, वार या दिन, वार या दिन निकालने के लिए अपने मुख्य पिंड में 9 से गुना करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 9 से गुना करते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो हमको वार प्राप्त हो जाता है, दिन प्राप्त होता है। ठीक है, दिन बता ही दिया आप लोगों को।
सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 शुभ दिन की श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। बाकी जो है हमारे पहले भी पंचांग में जो है हमने बताया है कौन सा वार किस कार्य के लिए शुभ है, तो उसमें गृह प्रवेश, ठीक ना, इसके लिए जो जो वार शुभ है हम इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। वार के लिए 9 से गुना 7 से भाग इसमें करेंगे मुख्य पिंड में, ठीक है। अंश निकालने के लिए, अंश निकालने के लिए 6 से गुना 9 से भाग, 6 से गुना 9 से भाग। द्रव्य निकालने के लिए, द्रव्य निकालने के लिए 8 से गुना 12 से भाग, द्रव्य निकालने के लिए 8 से गुना 12 से भाग किसमें करेंगे भाई, मुख्य पिंड में। जो हमको मुख्य पिंड 101 प्राप्त हुआ है ना, यह अलग अलग प्राप्त होगा, जरूरी नहीं एक से गुना करेंगे। हमने 25वां नक्षत्र लिया है, हमने 5वीं आय लिया है, अगर किसी को दूसरा नक्षत्र मिल जाए, 7वीं आय मिल जाए, ठीक ना, तो उसके लिए अलग होगा, फिर बता दे रहा हूं, ठीक ना। तो द्रव्य के लिए 8 से, ठीक है। ऋण, ऋण निकालने के लिए 3 से गुना 8 से भाग, 3 से गुना 8 से भाग, वह ऋण प्राप्त होगा, ठीक है। नक्षत्र, नक्षत्र ज्ञात करने के लिए 8 से गुना 27 से भाग, 8 से गुना 27 से भाग। तिथि, तिथि निकालने के लिए 8 से गुना 15 से भाग, 8 से गुना 15 से भाग, ठीक है। योग, योग 4 से गुना 27 से भाग, योग निकालेंगे। विश्व कुंभादि योग बताए थे ना, वही 4 से गुना 27 से भाग। आयु, आयु निकालने के लिए मुख्य पिंड में 8 से गुना 120 से भाग, 8 से गुना 120 से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, इन चीजों को लिखिए। आयु में अभी आयु बताया ना हमने, तो लिख लीजिए 80 से 120 तक आपको मुख्य पिंड में अभी आयु साधन के लिए जो बताए, अगर आपको 80 से लेके 120 तक आयु प्राप्त होती है तो यह जो है आपको शुभ है, ठीक है, जिसको पूर्ण आयु बोलते हैं, ठीक ना। 80 से यदि 120 यदि मिलता है आपको तो यह जो है पूर्ण आयु मानते हैं इसको। 40 से 80 तक यदि आपको आयु प्राप्त हो रही है, 40 से लेके 80 तक अभी आयु प्राप्त हो रही है तो यह जो है मध्यम वर्ग की आयु है, ठीक ना, मध्यम वर्ग की आयु। 8 से लेके 40 वर्ष तक जो प्राप्त हो रहा है आपको मकान का आयु, ठीक ना, तो यह जो है अल्पायु मकान बोलते हैं, अल्पायु मकान, ठीक है। गुरुजी अल्पायु एक बार बता दीजिए। आयु जो है हम आयु के बारे में बताए ना, गणना करने के लिए 8 से गुना 120 भाग। जी जी, अल्पायु वाला बोल दीजिए गुरुजी। तो अल्पायु जो है 8 से लेके 40, 8 से लेके 40 तक अल्पायु मकान, 40 से लेके 80 तक मध्यम आयु, 40 से लेके 80 तक मध्यम आयु, और 80 से 120 जो है पूर्ण आयु जो है सो मकान की मानी गई है, इसको चिरंजीवी मकान कहते हैं, ठीक है। अब है भाई अंशानयन, अंशानयन निकालने के लिए सूत्र है, लिख लीजिए, अंशानयन निकालने के लिए, ठीक है। अंशानयन, अंश जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए सूत्र है, कैसे निकालते हैं। मनोकल्पित नक्षत्र संख्या में 8 से भाग देते हैं, लिख लीजिए, मनोकल्पित नक्षत्र संख्या में 8 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वह उस मकान का व्यय होता है,
ठीक ना। सूत्र दिखला रहे हैं आपको। जो शेष बचेगा वह उस मकान का व्यय बताएगा, ठीक है ना। तो मनोकल्पित नक्षत्र संख्या कितना है? दोबारा बोलना। मनोकल्पित नक्षत्र संख्या कौन सा है? 25 है ना। 25। ठीक है, उसमें 8 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 8 3 का 24, शेष कितना बचा? 1, ठीक है। यह जो है मकान का व्यय बताता है, गुरुदेव ठीक ना। दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा गुरुदेव, लिखने में देर हो गई। मनोकल्पित नक्षत्र संख्या में व्यय निकालने के लिए पहला सूत्र जो है हम बता रहे हैं अंशानयन के लिए, ठीक ना। जी जी। अब व्यय निकालने के लिए सबसे पहले अंश निकालेंगे, अंशानयन निकालेंगे कैसे, ठीक ना। उसके लिए सूत्र है, सूत्र क्या है? तो सबसे पहला उसको व्यय निकालना होता है। व्यय कैसे निकालेंगे? तो जो मनोकल्पित नक्षत्र संख्या है उसमें 8 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, तो हमारा 25 है ना। अब इस 25 में जब हम भाग देंगे 8 से, तो 8 3 का 24, शेष कितना बच जाएगा? 1 बचेगा ना। यह जो है 1 इस मकान का व्यय होगा, ठीक ना। व्यय, अंशानयन निकालने के लिए सबसे पहला सूत्र व्यय निकालते हैं। व्यय निकालते कैसे हैं? तो मनोकल्पित नक्षत्र संख्या में 8 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, वह जो भी हमारा मनोकल्पित है, 25वां है इसलिए इसमें 25 में 8 से भाग दिए हैं। अगर 27वां हो जाएगा तो 27 में 8 से भाग देंगे, तीसरा हो जाएगा तो 3 में 8 से भाग देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुदेव जी। हाँ, वह उस मकान का व्यय होता है, ठीक है। आय और व्यय बराबर हो जाता है। आय निकाले है ना आप लोग, अभी आय निकाले ना मुख्य पिंड में। जी 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 गुरुजी। अभी बताए हैं, सबसे शुरू में ही बताए हैं, 9 से गुना करके 8 से भाग देते हैं। 9 से गुना और 8 से भाग। हाँ, तो 9 से गुना 8 से भाग देते हैं। तो ये इसको याद रखिए कि जब आय और व्यय बराबर हो जाता है तो इसको जो है संज्ञा दिया गया है पिशाच, पैशाचिक मकान बोलते हैं इसको। आय और व्यय जब बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं पैशाचिक मकान, पिशाच, ठीक ना। समझ गए बात को? जी जी गुरुदेव। जी भगवान। आय की, हाँ, आय की यदि संख्या जो है व्यय से अधिक हो जाए, आय अधिक हो जाए और व्यय जो है कम हो जाए, तो यह जो है आय अधिक और व्यय कम हो जाए तो यक्ष मकान कहते हैं, यक्ष मकान कहते हैं। आय अधिक व्यय कम, तो इसको कहते हैं यक्ष मकान, ठीक है। जी और व्यय अधिक हो जाए, आय कम हो जाए, तो इसको कहते हैं राक्षसी मकान। व्यय कम हो जाए, व्यय अधिक हो जाए, ठीक ना, और आय यदि कम हो जाए तो इसको कहते हैं राक्षसी मकान, राक्षसी मकान, ठीक है। गुरुदेव राक्षसी वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, इसमें व्यय अधिक हो जाए। राक्षसी मकान में व्यय अधिक आय कम, राक्षसी में व्यय अधिक आय कम, ठीक है। यह राक्षसी मकान है, इसको हम लोग त्याज्य कर देते हैं, ठीक ना। आय अधिक व्यय कम हो जाए तो इसको बोलते हैं यक्ष मकान, जो कि प्रशस्त होता है, ठीक है, प्रशस्त हो जाता है। आय आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए तो यह जो है पैशाचिक मकान हो जाता है, इसको पिशाच मकान कहते हैं। यह मध्यम श्रेणी कहलाता है, ठीक है। यक्ष मकान नंबर 1, पैशाचिक नंबर 2 और राक्षसी 3, राक्षसी 3, ठीक है। जी अब अंशानयन,
अंशानयन निकालने का गुरुजी ये सूत्र। राक्षसी वाले को क्या बोलेंगे? एक तो यक्ष कहलाएगा और एक पैशाचिक, और एगो तीसरे यक्ष, वाले को यक्ष मकान श्रेष्ठ है, पिशाच मध्यम श्रेणी सेकंड कैटेगरी, और राक्षसी त्याज्य है तीसरा कैटेगरी। राक्षसी मकान में व्यय अधिक होगा, आय कम होगा। यक्ष मकान में आय अधिक होगा, व्यय कम होगा। और पिशाच मकान में आय और व्यय दोनों बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? नीना जी लेफ्ट हो गई। चलिए अगला है अंशानयन। अंशानयन निकालते कैसे हैं? तो जो हमारा पिंड बना हुआ है, मुख्य पिंड, ठीक ना, जो पिंड बना है उस पिंड में व्यय की संख्या को जोड़ देते हैं। लिखते जाइए, सूत्र है सब। जो पिंड बना हुआ है उस पिंड में व्यय की संख्या जोड़ देते हैं। जो भी व्यय की संख्या प्राप्त होती है उसको जोड़ देते हैं। और फिर जो है मकान के नाम की संख्या जोड़ देते हैं। अभी जो मकान बताए ना, यक्ष मकान नंबर 1, पिशाच मकान नंबर 2, राक्षसी मकान नंबर 3, तो इसमें जो भी आपको प्राप्त होगा वो गुरुजी एक बार और बता दीजिए। बता रहे हैं। जो हमारा मुख्य पिंड है, ठीक ना, उस पिंड में व्यय की संख्या जोड़ देना है। जो व्यय हमको प्राप्त हुआ ना मनोकल्पित नक्षत्र में 8 से भाग देने पे, जी मनोकल्पित अभी व्यय क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ ना। हाँ जी जी हमारा गुरुजी। पिंड कितना बना हुआ? 101। ठीक है, अब व्यय व्यय कितना प्राप्त हुआ? व्यय हमको 1 प्राप्त हुआ, जी बोलिए। अब पुनः जो है मकान के नाम की संख्या जोड़ देते हैं, तो हमारा आय कितना प्राप्त हुआ है? एक आय प्राप्त के हुआ लिए है। बताए ना, 9, 101 में 9 से गुना करिए तो 909 हो जाएगा। अब इसमें 8 से भाग दीजिए, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 10, 8 10 हो गया। फिर 8 एकम 8, 29 उतर गया, 8 तिरी का 24, 24 यानी कि 5, शेष 5 बचेगा ना। जी जी गुरुदेव 5 बचेगा, 5 बचेगा। 8 गुरुदेव 101, जो पिंड बना है उसमें व्यय की संख्या जोड़ देते हैं। हाँ जोड़ देना तो और उसके आगे अभी हमने क्या बताया? 8 से गुना करना है, 9 से गुना करना है, 8 से भाग देना है ना। हम अभी जी क्या जी निकाल रहे हैं? आय निकाल रहे हैं ना। जी एक बचेगा गुरुदेव। निकालने के लिए सूत्र क्या बताए थे? 9 से गुना करके 8 से भाग देने के लिए बताए थे ना। तो 101 में जब 9 से जी गुना बाबा, करिएगा नहीं ये तो 909 होगा। 909 आया गुरुजी। तो 909 में 8 से भाग दीजिए तो 8 एकम 8, ठीक है। एक शेष बचेगा ना, ऊपर से जो है 0 उतर गया, जी 10, गुरुदेव, जी जी 8 में 1, आप क्या फिर कहते भाग हो? दीजिएगा तो 2 बचेगा शेष। अब 2 में ऊपर से फिर 9 उतारिए तो 8 तिरी का 24, ठीक है। बचेगा शेष 5 शेष बचा गुरुजी, 5। ये हमारा आय ना हुआ, बोलिए। गुरुदेव 113 सही 5/8। अरे तो भगवान 5 न शेष है, जी जी 5 शेष हुआ। भाग दे नहीं रहे हैं आप लोग। जी गुरुदेव 5 ही गुरुजी बचेगा। 5 शेष बचा, 5 आए, 5 आए 5 बची है। शेष बचेगा भगवान। तो 5 हमारा मकान का क्या है? आय है, 5वीं आय है, ठीक ना। मकान की 5वीं आय है, ठीक है। और अब हमारा व्यय कितना हुआ है? बोलिए, व्यय निकाले थे 25 में 8 का भाग दिए थे, एक हुआ था गुरुदेव, एक तो जक्स घर हो गया। ठीक है। तो यह जो है हमारा आय अधिक है, व्यय कम है, तो मकान कौन सा हुआ? यक्ष मकान हुआ ना। यक्ष मकान। तो मकान हाँ, की यक्ष संख्या मकान एक गुरुदेव। है ना? यक्ष मकान नंबर 1 में आता है ना, बोलिए। जी जी बाबा।
अब हम यहाँ पर सूत्र जो बता रहे हैं उसको देखिए गौर से। जो हमारा पिंड बना हुआ है, तो पिंड कितने का बना हुआ है? 101 बना हुआ है ना, बोलिए। जी 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 इस पिंड में व्यय की संख्या को जोड़ दीजिए, तो व्यय कितना जो है सो है हमारा 1 है, बोलिए। जी जी वे हाँ जी गुरुदेव, एक एक व्यय है। मकान के नाम की संख्या जोड़ दीजिए, तो मकान के नाम की संख्या कितना है? 1 नंबर मकान प्राप्त हुआ, पुनः 1 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो गया? 3 हो गया ना। गुरुजी ये नहीं समझ में आया गुरुजी। 103 गुरुजी, 103। 101 हमारा मुख्य पिंड है, ठीक है। और हमारा जो व्यय प्राप्त हुआ 25 में जब 8 से भाग दिए तो 1 व्यय हुआ ना, जी गुरुजी। तो 101 में 1 जोड़िए। हम क्या बताएं सूत्र? जो पिंड बना हुआ है उस पिंड में व्यय की संख्या जोड़ दीजिए, तो व्यय हमको 1 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 1 जोड़ दिए, ठीक है। जी पुनः मकान के नाम की संख्या जोड़ दीजिए, तो मकान में हमको आय प्राप्त हुआ 5 और व्यय हो रहा है 1, तो यह यक्ष मकान न हुआ, आय अधिक व्यय कम, बोलिए। जी गुरुदेव जी। जी जी गुरुदेव, ये यक्ष मकान हो गया। कम हुआ तो यक्ष मकान हो गया। तो जब यक्ष मकान हो गया तो उस मकान का जो है हम जो है नाम का जो संज्ञा है यक्ष मकान नंबर 1 कैटेगरी का, तो नंबर 1 कैटेगरी का नंबर 1 जोड़ दिए, ठीक है। तो 101 प्लस में 1 व्यय और प्लस में 1 हमारे मकान की संज्ञा, तो यह हो गया 104, बोलिए एक बार फिर से समझा दीजिए ना, नहीं समझ आया। देखिए गुरुदेव, व्यय निकालने का सूत्र हमने बताया, तो व्यय निकालने के लिए सूत्र हमने क्या बताया कि अपने मनोकल्पित नक्षत्र की संख्या में 8 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचता है वह उस मकान का व्यय कहलाता है। 25वां हमारा व्यय निकाल नक्षत्र, लिए, इसके बाद 25वां हमारा नक्षत्र था, जब 8 से भाग दिए तो शेष हमको कितना प्राप्त हुआ, बोलिए। 1 प्राप्त हुआ गुरुजी, यहाँ तक हो गया है। ठीक है। अब जो है हमने मकान में बताया कि व्यय निकालने का सूत्र, ठीक है। तो व्यय निकालने का सूत्र हमको पूरी तरीके से कंठस्थ हो गया। आय जो है निकालने के लिए सूत्र जो फर्स्ट में हम बताए हैं कि अपने मुख्य पिंड में 9 से गुना करके 8 से भाग दीजिए। तो जब 101 हमारा मुख्य पिंड है, इसमें जब आप 9 से गुना करिएगा तो 909 प्राप्त होगा ना। गुरुजी 909 में जब 8 से आप भाग दीजिएगा तो आपको शेष कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा ना। करके देखिए 9 से 9, 9 से 9 में 8 से भाग दीजिए, जी गुरुजी। 909 में 8 से जब भाग दीजिएगा तो 113 बार में जाएगा, ठीक ना। तो 113 बार में जब जाएगा तो शेष बचेगा आपका 5, ठीक है ना। यहाँ शेष पे हमको ध्यान देना है, शेष में 5 बचेगा। यह 5 जो है मकान का क्या होता है? आय होता है, ठीक ना। 5वीं आय कहलाती है। अब इस 5वीं आय को लिए हम क्या बोले? आय अधिक व्यय कम। तो व्यय हमारा 1 अंश हो रहा है, आय हो रहा है 5 अंश, तो यह यक्ष मकान हो गया। मकान की संज्ञा हमने दी है, आय अधिक हो व्यय कम हो, ठीक ना, तो वह यक्ष मकान कहलाता है, ठीक है। आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए तो यह पैशाचिक मकान है जो कि बताया गया है। और आय कम हो जाए व्यय अधिक हो जाए तो यह जो है राक्षसी मकान होता है, जो कि त्याज्य करते हैं हम लोग। 3 नंबर का यह श्रेणी है, ठीक ना। अब हमने सूत्र बताया अंशानयन निकालने के लिए। अंशानयन निकालने के लिए सूत्र है जो पिंड बना हुआ है उस पिंड में व्यय की संख्या को जोड़ देनी है। तो व्यय हमको 1 प्राप्त हुआ। मुख्य पिंड कितना है? 101, बोलिए। मुख्य जी पिंड जी 101 में व्यय जोड़िए, व्यय कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ, तो व्यय हो गया। पुनः मकान के नाम की संख्या जोड़ दीजिए, तो मकान के नाम की संख्या यक्ष मकान, तो फिर 1 जोड़ दिए, तो 101 और प्लस में 1 और प्लस हमारा 1 मकान हो गया 104 शेष में, है ना।
गुरुजी 104 मकान के नाम की संख्या कौन सी वाली होगी गुरुजी, एक होगी कि कौन? एक नंबर का मकान कौन है? यक्ष मकान। आय अधिक है, व्यय कम है ना। तो फिर गुरुजी 102 में एक जोड़ेंगे तो 103 ही तो होगा, 104 थोड़ी होगा। 1 2 3, हाँ 103 होगा, बिल्कुल होगा। हाँ जी जी गुरुजी, यही कह रहे थे। यही तो बोल रहे हैं, बार बार रिपीट करते करते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। गुरुदेव ये कंफ्यूजन हुआ, आपने पहले नंबर पे पैशाचिक लिखाया, दूसरे पे यक्ष, तीसरे पे राक्षसी। अरे ये बचन बताया है, संज्ञा उसका हम क्या दिए हैं? हमने पहले बताया है कि आय व्यय बराबर हो जाए, तब ये तो जी जी समझा रहे थे, लेकिन जी नंबर जी तो हमने सीरियल वाइज वही ना दिया। आय अधिक व्यय कम 1 नंबर, आय अच्छा व्यय अच्छा। बराबर 2 नंबर, आय अधिक आय कम और व्यय ज्यादा, तो यह जो है सो 3 नंबर होगा। खर्च अधिक होगा, आमदनी हमने कम होगा। आय अधिक व्यय कम 1 नंबर। आय अधिक व्यय कम, यह जो है 1 नंबर है, इसको यक्ष मकान बोलते हैं। आय व्यय बराबर, यह जो है मध्यम श्रेणी का मकान है, इसको पैशाचिक मकान बोलते हैं। अब सबसे लास्ट है राक्षसी मकान, जिसमें व्यय अधिक हो आय कम हो, या आय कम हो व्यय अधिक हो। कैसे हो लिखिए, बात तो बराबर है ना। है जी जी, ये 3 नंबर है। यह 3 नंबर का है। अब बस हम बस। कह रहे हैं कि जो पिंड बना हुआ है हमारा 101 का पिंड है ना, अब 101 के पिंड में हम जो है अपने व्यय को जोड़े, तो 101 और प्लस में 1 कितना हुआ? 102 हुआ। जी अब मकान के नाम की संख्या जोड़िए, तो मकान हमारा यक्ष मकान प्राप्त हुआ है, तो यक्ष मकान प्राप्त हुआ है तो उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, तो 103 हुआ ना। जी 103। जी गुरुजी। ये 103 है। अब इस 103 में पुनः जो कहा गया है कि 3 से भाग दीजिए 100, यानी कि जो ये संख्या प्राप्त हुई इस संख्या में 3 से भाग दीजिए। तो 3 से जब भाग दीजिएगा तो जो शेष बचेगा वह उसका अंश कहलाता है, ठीक है ना। वह जो है उसका अंश कहलाता है। अब अंश कहलाता है, यहाँ पर हम लोग बाद में करेंगे। जो अंश कहलाता है उसका नोट कर लीजिए। एक यदि शेष बचे तो वह इंद्रांश कहलाता है, एक शेष बचे तो इंद्रांश कहलाता है, ठीक है। इंद्रांश, इंद्रांश शुभ है, ठीक ना। 2 यदि शेष बचे तो यमांश कहलाता है, जो कि शुभ नहीं है। 2 यदि शेष बचे तो यमांश कहलाता है, शुभ नहीं है। और 3 यदि शेष बचे तो यह नृपांश कहलाता है, नृपांश, जो कि शुभ होता है। 3 यदि शेष बचे या कुछ नहीं बचे, 3 शेष बचे या 0 शेष बचे, दोनों का अर्थ वही है, नृपांश कहलाता है, ठीक है। दोबारा लिखाए हुआ। 1 शेष बचे तो इंद्रांश, 2 शेष बचे तो यमांश, और 3 शेष बचे तो नृपांश, ठीक है। अब 103 में 3 का भाग दीजिए, उत्तर 1 आया, आंसर 1 34 आया। बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। 3 चौका 12 जी एक बचा इंद्रांश। 1 शेष बचा, तो 1 शेष का मतलब इंद्रांश, इंद्रांश का मतलब शुभ है, इंद्रांश का मतलब शुभ है, ठीक है। जी यह जो है हमारा क्या तैयार हो गया? अंशानयन, ठीक है। अंशानयन, अंशानयन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जिनको जो प्रश्न है वो प्रश्न करिए, जिनको जो भी कंफ्यूजन है यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब किसको क्या समस्या है एक एक करके हैंड रेज करिए और पूछिए। बोलिए प्रिय रंजन चटर्जी जी। हाँ गुरुजी, ये अंशानयन तो समझ में आ गया। मुझे थोड़ा वो द्वादश द्वादश द्रव्य जो है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो कल का क्लास मेरा बोर्ड का ट्रेनिंग था। 12 द्रव्य। जी गुरुदेव, 12 द्रव्य। इसका
लिखिए 12 द्रव्य का नाम लिखिए। हाँ गुरुजी, नाम तो इसका लिख लिया है, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके मकान का जो है द्रव्य बताता है कि आपके मकान को द्रव्य क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, हम लोग जीवन जीते हैं ना, ठीक है। जी गुरुदेव जी। हमारे जीवन में यह पूरी उपलब्धि कब देखी जाती है? हमारे जन्म से लेके मरण तक, तब न कोई उपलब्धि हमको प्राप्त होती है। हमने अपने जीवन में शुभ शुभ क्या क्या चीजें की है, शुभ शुभ क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो है सो पहले नहीं पता चलेगा पूरे जीवन में। यह तो जो है सो कोई जो है सो ज्योतिषीय न बता सकता है। बोलिए। जी जी गुरुदेव। उसी प्रकार से जब हम पिंड बनाते हैं अपने मकान के लिए, तो इस पिंड से हम अपने मकान के बारे में सारी चीजें पता कर सकते हैं कि इस मकान को बनाने के बाद, इस घर को बनाने के बाद हमको क्या क्या चीज उपलब्ध होगा। हमारे लिए वह मकान रोग देने वाला है, लाभ देने वाला है, कि हानि देने वाला है। लाभ देगा तो कितना देगा, हानि देगा तो कितना देगा। हमको उस मकान का शुभ नक्षत्र कौन सा प्राप्त हुआ, वह जो है सो हमारे लिए कौन सा दिन शुभ लेके आया है, ठीक ना। ये सारी जो चीजें हैं यही पिंडा नियम से हमको प्राप्त होती हैं, और इसी के आधार पर पिंड बनाने के समय ये सारी चीजें हमको देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हमको शुभ प्राप्त हुई, क्या क्या चीजें हमारे लिए अशुभ है, ठीक है। भकूट सही है कि नहीं, ये सारा खेल किसका है भगवान। टोटल आप कल्पना करिए, ओनली वन चीज जानते हैं क्या, चुनना सब हम ही को है। क्या? एक तो अपना आय और दूसरा मनोकल्पित नक्षत्र। हम बताए थे ना कि मनोकल्पित नक्षत्र जो है सो आपके पूरे पिंड को भूत भविष्य जो है सो सारा कुछ बताएगा। बोलिए। जी जी गुरुदेव। इसीलिए हमने कहा कि मनोकल्पित नक्षत्र चुनते वक्त किन किन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। बोलिए। ठीक गुरुदेव ठीक। आज समझ में आया इन चीजों का महत्व। अभी तो और चीजें हैं, बोले थे ना कि 38 चीजें निकाली जाती हैं, टोटल 38 39। और जब पूरा गृह उपकरण पढ़ लेंगे गृह प्रवेश तक, ठीक ना, तो ये टोटल 40-45 चीजें हो जाती हैं। बताएंगे आगे। अभी तक जो बताए हैं अंशा नयन तक का प्रकरण, किसी को कोई समस्या समझने में दिक्कत, बहुत ज्यादा हम जल्दी बोल दिए हो या किसी का कुछ छूट गया हो तो पूछिए। कल अंशा नियम से आगे बताएंगे, जी गुरु जी। ठीक है। और इसी पिंड पर बताएंगे, 101 के ही पिंड पर बताएंगे। और आप लोग को फिर पुनः अंशा नयन तक तैयार करना है, ठीक है। बात जी समझ में आ गुरुदेव। रही है जी? राघवेंद्र जी। जी जी गुरुदेव। सहदेव शर्मा जी। आंसर में आ गए। नीतू जी। जी जी गुरु जी, समझ में आ गए। श्वेता मिश्रा जी जी। गुरुजी समझ आ रही है। हाँ। और हमारे सबसे सीनियर अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं हर्षु दत्त शुक्ला जी। नमो नमः प्रभु जी। हर्षु दत्त शुक्ला जी, 1 मिनट राघवेंद्र जी ले रहे हैं। हर्षु दत्त शुक्ला जी। जी गुरुदेव जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, चलिए। जी जी। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी, क्या प्रश्न है? गुरुदेव, जो बना बनाया मकान लेते हैं, अब उसका कैसे निकाले, फिर उसके लिए लाभकारी है हानिकारक है, कैसा पकड़े? आगे बताएंगे, इसको आगे जी बताएंगे। जी। जब ये तो पिंड हम बना रहे हैं ना कि हमारा कितना बनेगा, बना हुआ है उसका पिंड कैसे पता चलेगा? वो तो जी, जिसने जी। बनाया है वो अपने हिसाब से बनाया है, वो आपका तो उसमें काम करेगा नहीं। उसके लिए देखने का अलग तरकीब है, अलग सूत्र है उसका, ठीक है। जैसे कोई फ्लैट ले लेता है, कोई घर ले लेता है रेडीमेड, तो उसका भी पता करना चाहिए। हाँ वही रेडीमेड, आजकल रेडीमेड का जमाना थोड़ा सा ज्यादा है। जी बाबा। इसको हम लोग देखेंगे, बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे इसको। आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है? जी गुरु जी। हाँ बोलिए नीतू जी।
गुरुजी ये जो आपने 9 सूत्र लिखवाया ना, योग, नक्षत्रवार वगैरह, तिथि वगैरह, तो ये गुरुजी ये किस चीज के लिए होते हैं? मतलब ये जो मकान हम बनाएंगे उसके निकालना कि उस तिथि को बनाने हैं, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, ये जो पिंड हम बना रहे हैं वह पिंड, जैसे कोई जातक जन्म लेता है, ठीक ना, तो जातक जब जन्म लेता है तो यह तो विधाता के हाथ में होता है कि वह कब जन्म लेगा, ठीक है, और हमको क्या देगा यह तो उसकी कुंडली देख के पता चलती है ना जी। यही जो है हम मकान का अपना पिंड देख के और हम जो है अपने मकान के बारे में पूरा विवरण ले सकते हैं कि वह मकान क्या कह रहा है, हमको कितना लाभ कराएगा, समाज में क्या प्रतिष्ठा मिलेगी, उस मकान में उपलब्धि हमको क्या है, ठीक ना। जी गुरुजी। यही चीजें यहाँ पर बताती हैं। तो वही जो है अंश, वार, योग, आय, व्यय, अंशानयन, ठीक ना, नक्षत्र, तिथि जो होती है, ये नक्षत्र होता है, ये क्या किस चीज के लिए होता है? ये सारी चीजें आपके मकान के लिए कौन सा शुभ नक्षत्र है, कौन सा अशुभ नक्षत्र है, जो हमारे शुभ हैं उनके नक्षत्र शुभ हैं, जो हमारे अशुभ ग्रह हैं उनके नक्षत्र हमारे लिए अशुभ हैं। बोलिए। जी जी गुरुजी। तो हमको कौन सा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, ये तो जो है सो हमको पिंड बनाने के बाद ही ना पता चलेगा कि हमको मकान का कुछ पता चला। बोलिए। हाँ जी 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 गुरुजी, समझ में आ गया। हाँ, यही पिंडानयन का मतलब है, ध्येय इसका यही है। हाँ राघवेंद्र जी बोलिए। गुरुदेव जब मनोनुकूल नक्षत्र लेंगे तो शुभ ही तो निकलेगा। तो मनोकल्पित इसीलिए तो अपने ही मन से कोई नक्षत्र ना मनोकल्पित ले लीजिएगा, उसका भी सूत्र न है, उसका तारा देखिए, भकूट देखिए, राशिस देखिए, ग्रह मैत्री देखिए, है ना उसका। जी है तो सही, लेकिन अपने अनुकूल नक्षत्र लेंगे तो हमारे लिए शुभ ही तो निकलेगा ना। तो अनुकूल ऐसे ही, ये तो आप खाली ग्रह मैत्री देख के ले लिए ना, अभी तो इतना चीज आपको शुभ प्राप्त हुआ, कई सारी अशुभ चीजें मिलने वाली है, अभी काहे घबरा रहे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मकान की आयु निकालेंगे, मकान किस तत्व से नाश होगा वो निकालेंगे, ठीक ना, अपने आप खत्म हो जाएगा कि अग्नि से खत्म होगा कि जल तत्व से विलीन हो जाएगा, ये सब भी देखेंगे। मकान अल्पायु है, ये सब निकालेंगे ना अभी। जी भगवान। और मुख्य पिंड तो आपको बता ही दिए हैं 101, और ये जो 9 सूत्र हम बताए हैं इसमें निकाल के देखिए क्या क्या चीजें आपको शुभ प्राप्त हो रही हैं। ये तो आपके हाथों में है ना, जो हम बता रहे हैं वो शुभ है अशुभ है, तो सारा सूत्र आपके पास में है। 101 में जो जो चीज बताई गई है उससे गुना करते चले जाइए मुख्य पिंड को, और उससे जो है सो भाग देते चले जाइए, वो प्रसंग आपको पास में प्राप्त हो जाएगा। इसमें सोचना थोड़े है, करके देखिए सभी को, जी है कि नहीं। हाँ करके देखिए और बना के भेजिए। आशीष कुमार तिवारी जी। जी गुरुजी नमो नमः। तिवारी जी। गुरुजी मुझे थोड़ा सा अनुरोध करना था गुरुजी, 6, 7 और 8 का गुरुजी ग्रुप में डाल देंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगा। हाँ ठीक है बाबू। कक्षा में नित्य प्रतिदिन आइए, यहाँ बता रहा हूँ मैं प्रतिदिन, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि हमारी बातें आप लोगों को कष्ट दें, ठीक ना। प्रतिदिन यदि कक्षा में नहीं आइएगा, एक भी दिन छूट जाएगा तो सोच लीजिए कि पूरा वास्तु का पिंडानयन छूट जाएगा, फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और हम बार बार पिछली आवृत्ति को पुनरावृत्ति करने के पश्चात आगे पढ़ाते हैं। कल भी हमने बहुत सारी चीजें बता दी थी, फिर हमने बताया है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है सो मतलब क्या बोलते हैं, सिंसियर हो जाइए, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, अपने जो पाठकगण हैं, आपके मित्र हैं, इन सबसे थोड़ा संपर्क करिए, संपर्क करके इन चीजों को सीखने का प्रयास करिए। बोलिए श्वेता मिश्रा जी। नमो नमो गुरुजी। गुरुजी ये जो हम सारा कुछ शुभ शुभ जो ले रहे हैं तो गृह निर्माण के लिए ले रहे हैं? हाँ हाँ गृह निर्माण के लिए। जी यही जानना था। हाँ गृह निर्माण के लिए ले रहे हैं कि गृह हम जो बनाएंगे वो अपने गृहेश के हाथ से बनाएंगे। कितना हाथ का हम चौड़ा लें, हमारे एरिया के ऊपर। सबसे तो पहला है कि हमने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले भूखंड के बारे में परिचय कराया। भूखंड हमारा हो तो कैसा, ठीक है, उसके आकार के अनुसार, उसके
ढलान के अनुसार हमने बता दिया, उसके चारों तरफ के रास्ते के अनुसार उसके कोनों का परिचय हमने करा दिया कि कौन सा भूखंड कैसा है। ठीक है, वह ऐसा है तो उसका परिणाम क्या मिलेगा यह भी हमने बता दिया। ठीक है, कौन व्यवसाय के लिए ठीक है, कौन वाणिज्य के लिए ठीक है, कौन प्रतिष्ठान के लिए सही है, ये सब भी आपको जानकारी दे दी। आवासीय कौन कौन से हमारे मकान हैं। अब इस मकान के लिए जब भूखंड का हम चयन कर लेते हैं तो उस भूखंड में हमको घर बनाना होगा ना। तो घर बनाने से पहले हम जो है सो यह तय करेंगे कि जो हमारा भूखंड हमको प्राप्त हुआ है उस भूखंड में कितना हमारे लिए शुभ है। ठीक ना, कौन सा भूखंड में कितने हाथ का पिंड बनाए ताकि शुभ हो। यह ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे घर में यदि 10, 20, 50 सदस्य यदि हैं हमारे, तो उस मकान में ज्यादा से ज्यादा एरिया हमको किसके हाथ से बनाए कि मिले। ठीक ना, कभी क्या होगा कि आपको या तो 19 हाथ का मिलेगा या तो 28 हाथ का मिलेगा। अब बीच में आपका चाहिए कितना, 21 हाथ, 25 हाथ या 23 हाथ का, तो आपके हाथ से नहीं लेंगे, दूसरे के हाथ से देखेंगे, तीसरे के हाथ से देखेंगे, सबका अलग अलग नाम लेके देखेंगे। बोलिए। जी जी। हो सकता है कि किसी के नाम से बने ही नहीं, है कि नहीं। हो सकता है किसी के नाम से सारी चीजें शुभ मिले, ये तो लेने पे पता चलेगा ना। बोलिए। हाँ, तो 4-5 नामों के अपने घर के सदस्यों के नाम के अनुसार आप लोग प्रैक्टिस भी करें। ठीक ना। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी। मेरा हो गया, मैंने वो देख लिया, पर हो गया मेरा। जो एक बचा था ना, जो लास्ट में 103 में 3 का भाग दिया था। हाँ, जो एक शेष बचा था तो उसकी पूछना था, तो वो हो गया मेरा। एक हो गया तो इंद्रांश हो गया ना, बताए थे ना। एक शेष बचे तो इंद्रांश। जी जी, हो गया हो गया। हाँ, हो गया ना। जी गुरुदेव, हो गया गुरुदेव। गुरुदेव जी, जो ये नाम राशि से कि जन्म राशि का जो नाम रहता है उसी से हो। देखिए, प्रशस्त है कि जन्म राशि लीजिए। ठीक है, प्रशस्त जो है जन्म राशि ही प्रशस्त है। जन्म राशि यदि किसी के नहीं प्राप्त है, ठीक ना, जी, तो फिर जो है सो हम प्रचलित नाम लेते हैं। सबसे पहला है कि हम जन्म राशि का नाम यदि मिल जाए तो, नहीं मिले, यदि उपलब्ध नहीं है, अब किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, कौन सा लग्न में कौन सा दिन में जन्म हुआ मालूम नहीं है, तो उसके लिए तो फिर प्रचलित नाम ही कर होगा, है ना। जी जी। ज्यादा प्रशस्त है कि जन्म राशि ले लें तो सबसे ज्यादा है। और किन्हीं का कोई प्रश्न शेष रह गया हो? चलिए, ठीक है। और आप लोगों से पुनः आग्रह है कि जब भी आप सभी वास्तु की कक्षा में आए तो अपने साथ कॉपी, कलम और पंचांग लेकर बैठिए। मैथ की क्लास चल रही है, अभी गणित की कक्षा लगभग चल रही है। इसमें कोई भी सूत्र जब तक अपने हाथों से आप लोग नहीं बनाइएगा, मैं चाहे कितनों लेक्चर दे दूं, ठीक ना, तो समझ में नहीं आएगा। और कुछ दिनों तक अभी मैं बोर्ड उपयोग नहीं कर पाऊंगा, आप लोग को बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रहा होगा, ठीक ना, तो मैं थोड़ा सा भी व्यस्त रहूंगा, ठीक ना, इसलिए बोर्ड से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो अपने पास में मैं खुद भी कलम कॉपी लेके बैठा हूँ, ठीक ना। तो जहां पर भी कैलकुलेशन में समस्या होगा मैं तुरंत हमसे पूछ लीजिए, नहीं पूछिएगा तो फिर आपका घाटा है, ठीक ना। समझ में आ रहा है राजनीति जी? जी जी। गुरुदेव, ये जो अभी ये हैं आपके पास है तो इसका नोट्स दे सकते हैं क्या, ताकि हम जो रिकॉर्डिंग है और उसका आधार पे मिला सके, देख सके। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा ना, तो उसी पिंड पे, इसी पिंड का पूरा हम बना के दे देंगे आप सभी को, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है भगवान, तो कक्षा समापन करते हैं। जी गुरुदेव। ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथाएव अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का।
पुनः आप सभी कल जुड़े सर्वभ्यो और जितने भी अभी प्रसंग बताए गए हैं सबका अभ्यास करिए, ग्रुप में डालिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। जी गुरु जी, नमो नमः, सभी को नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वभ्यो नमो नमः भगवान सभी। नमो नमः गुरुदेव।